75 years of independence, पाकिस्तान ने काफ़ी कुछ हासिल किया, बहुत मुश्किलात भी आए, मिलिट्री कूज हुए, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस भी हुई, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने इमेंस अमाउंट ऑफ रेजिलियंस दिखाए इस तमाम सिचुएशन के अंदर। ये 75 years जो हैं, ये पाकिस्तान की ट्रांजिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और जब हम इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हैं, हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर मॉन्यूमेंटल चेंजेस आई हैं। मॉन्यूमेंटल चेंजेस से मुराद ये है कि एक यूथ बल्ज आया है, और यूथ बल्ज के साथ साथ हमें एक स्टार्टअप कल्चर हमने डेवलप किया है। हमारी मूवीज़ को अगर आप देखें, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को अगर आप देखें, और ऑब्वियसली जो हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो काफ़ी हद तक इवॉल्व हुआ है। मेरे साथ आज डॉक्टर अनिल सलमान है, इज द चेयर ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एट द इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू। नाउ, सबसे पहले मैं आपसे बात ये करना चाहूँगा कि 75 years have passed and Pakistan has gained independence in 1947. कौन कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिसके ऊपर बहैसियत कौम होने के हमें फ़ख्र होना चाहिए, एंड वेयर डू यू सी दिस कंट्री मूविंग फॉरवर्ड? Okay. Thank you very much, Hamza, for inviting me. And I would say कि 75 years is a remarkable achievement. लेकिन 75 is just not a number. It's basically a journey. और इन 75 years में पाकिस्तान ने कुछ खोया, लेकिन बहुत कुछ पाया. But when we are looking at it, और जब हम इंटरनेशनल मीडिया का नरेटिव देखते हैं, जब हम नेबर्स का नरेटिव देखते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे 75 years were all loss. मैं सिर्फ ये कहता हूँ, in the 75 years, we have gained a lot. And we have to look it from a perspective कि हमने क्या क्या पाया. अब उसके अंदर अगर आप देखें, that we have produced a lot of intellectuals in these 75 years. Right. We have produced a number of universities. कहाँ पे 70 साल पहले जितनी number of universities थी, आज वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो चुकी हैं. And these are producing world class students who are making marvels not just within Pakistan but पाकिस्तान से बाहर भी. The number of innovations we have seen. उसके बाद अगर आप देखें कि पाकिस्तान ने Nobel laureates प्रोड्यूस किए फिज़िक्स में, ह्यूमन राइट्स के अंदर, एंड देन इन द मीडिया. And we have gone through hard times also. 70s के अंदर we lost our one of the organs. लेकिन फिर भी the country bounced back. Or we again stood up and we against these economic ailments, against this economic crisis, and still we are here. So मैं कहता हूँ 75 is not the end point. It is basically the starting point when we are going to complete the 100 years. How do you see the country moving forward? Country has been moving forward even with lots of challenges. और जब मैं उसको देखता हूँ, I always see कि the number of people who have been engaged in different sectors, even though वहाँ पे आपको नाकामियाँ भी होती हैं, लेकिन उसके साथ हमने कुछ achievements भी की हैं. अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखें, अगर आप मीडिया के अंदर देखें, अगर आप हेल्थ में देखें, और जो चैलेंजेस आए पाकिस्तान के ऊपर, वी हैव fought 3 wars, 65, 71, कारगिल, एंड स्टिल व्हाट यू सी दैट द कंट्री स्टूड देयर. अभी आप कोविड को देख लें, द वे वी हैव मैनेज्ड आवर वैक्सीनेशन ड्राइव, इट वाज इवन एट्रीब्यूटेड बाय द फॉरेनर्स, इट वाज बाय द WHO. बिल गेट्स ने कहा, एंड आई हैव सीन कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर सिर्फ फर्स्ट डोज मिली और उनके पास सेकंड डोज देने के लिए वो लॉजिस्टिक सपोर्ट ही नहीं थी. हमारे यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, दे हैव डन अ रिमार्केबल जॉब. द डॉक्टर्स हैव डन अ एक्सीलेंट जॉब इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द वैक्सीनेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द होम केयर. और हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने कितनी जल्दी टेक्नोलॉजिकल मॉडल्स को एक्सेप्ट किया. हमारे बिजनेस मॉडल्स रैपिडली चेंज हुए. द वे वी सी के एजुकेशन आपकी ऑनलाइन होगी, आपकी ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो ऑनलाइन, डॉक्टर्स, एप्स, उस तरीके से आपका कॉर्पोरेट कल्चर चेंज. आई एम नॉट सेइंग दैट वी डू नॉट हैव प्रॉब्लम्स. पाकिस्तान डू हैव प्रॉब्लम्स, बट इशू इज़ नॉट दैट हाउ यू talk about problems, how you solve these problems. और हमने solutions निकाले हैं. We are facing energy crisis, we are facing water crisis, लेकिन still the country is going on. और जहाँ पे आपको लगता है एकदम एक international एक news आती है कि जी हम तो default होने लगे, the country has shown its resilient. I say that Pakistan is a tea drinking nation in these 75 years. हाँ, चाय हम बहुत import करते हैं, और हमारे neighbors ने भी कहा कि द टी इज़ फैंटास्टिक, इवन दो इट वाज एक्सपेंसिव. एक मिग उनको कॉस्ट करना पड़ा. उसके बाद अभिनंदन कॉट, आफ्टर 2 days वी रिलीज्ड हिम. इन द लास्ट 5 years 4 दफ़ा इंडियन सबमरीन्स ट्रैक हुई, बट we haven't done anything. It is a signature of being an open-hearted. It is a and also a peaceful country. और अगर हम इसी में मैं अगर इजाफा कर दूं कि peacekeeping missions में abroad
Pakistan की जो contribution है in places such as Africa, that's also extremely It significant. is, and the way our foreign office is working, हमारा जो diplomatic footprint है, that is almost in every country, and we are doing a remarkable job. So, the 75 years has given us a lot. But somehow we just miss that blessing and we just looking at those things जो कि हमारे पास नहीं हैं. या आपका जो मीडिया रेवोल्यूशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है that we tend to believe the false narratives. We tend to believe the numbers जो कि बताए जाते हैं कि जी हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी, उनकी ग्रोथ कम और होगी. इसी के हवाले से मेरा अगला सवाल आपसे है कि अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट्स की बात करें, बिकॉज यू आर एन इकोनॉमिस्ट, जीडीपी ग्रोथ रेट्स की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो पाकिस्तान हैज़ मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स, देयर बीन चैलेंजेस एज वेल. बट हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पे एक जिसको हम कह सकते हैं विंडिक्टिव किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा होता है कि देयर अ सुपीरियर इकोनॉमी, वेयर इन्फीरियर, एंड आवर 75-year जर्नी, जिस तरह से आपने जिक्र किया, हैज़ नॉट yielded द सेम रिजल्ट्स एज इंडिया हैज़. सो द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज कि क्या जीडीपी ग्रोथ रेट्स के हवाले से अगर बात करें, इन्फ्लेशन के हवाले से बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात, इज इंडिया रियली व्हाट इट्स purported to be? Well, you see कि all that glitters is not gold. Right. And averages are always misleading. अगर हम कहते हैं कि जी जीडीपी ग्रोथ रेट 5% हो गया, 7% हो गया, what it really means. What I feel as an economist कि at the ground when people are happy, when people are satisfied, जब उनकी incomes के अंदर वो जो expenditures कर रहे हैं monthly वो पूरे हो रहे हैं, this is where the prosperity comes. It has to be deciphered. It's not. As I said, not even a single country on the planet who is not suffering from economic ailments. You name any country which says कि जी हमने unemployment का issue solve कर दिया, हमने inflation ख़त्म कर दी, हमारा current account surplus में चला गया, all these economic ailments are solved, you won't find a single country. Okay? अगर हम हाँ डिफरेंट लेंस के साथ देखें कि जी HDI स्कैंडिनेवियन इकॉनमीज़ का बेहतर है, लेकिन डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट लेंस के साथ देखे जा रहे होते हैं. What India has done, it has always looked at the numbers. और मैं जिस तरह अभी कहा कि एवरेजेस हमेशा मिसलीडिंग होती हैं. आप नंबर्स को किसी भी तरीके से कहते हैं ना, बीट द डेटा एंड इट विल कन्फेस एनीथिंग. और यही हो रहा है इंडिया में भी. अगर आप वहाँ पे देखें तो मैं उसको कहता हूँ दे हैव फॉर्म्ड अ वेरी डेडली कॉकटेल. अब जब डेडली कॉकटेल कहता हूँ, इन्फ्लेशन वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट्स वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, दे आर गोइंग टूवर्ड्स अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इनकम वहाँ पे कम हो रही है, पॉवर्टी वहाँ पे ज़्यादा हो रही है. पाकिस्तान इज़ अ स्मॉल कंट्री. 4 पाकिस्तान अब मिलाएं तो एक इंडिया बनता है. आपके 4 वो प्रोविंसेस हैं, वहाँ पे 28 स्टेट्स हैं. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट अ बिगर चंक, सो वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होंगी एंड यू कैनॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. ठीक, उसके अंदर लेट मी टेल यू कि जैसे ही वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई है तो इंडिया के अंदर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो आपका कम हो गया है. एंड दिस इज़ प्री कोविड जो था उससे भी ज़्यादा आपका ये कम हो गया है. यानी देयर इज़ नो द लेबर मार्केट में वहाँ पे जॉब्स नहीं हैं. अगर वो ग्रोथ की बात करते हैं, इट इज़ अ जॉबलेस ग्रोथ. वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इंक्रीज़ हो गई है. देन आपकी जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन की जो है वो आपकी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन पर कैपिटा आपकी जो इनकम है वो आपकी कम हुई है. बल्कि रीजन में भी काफ़ी, बल्कि उनकी रीजन के भी अंदर कम है. और आप अगर रीजन को देखते हैं तो रीजन में देयर इज़ एन अनइवन डेवलपमेंट. यू डोंट लुक एट दिल्ली और मुंबई कि जी आपकी ग्रोथ हो रही है. आपने बाकी आउटस्कर्ट्स में बाकी 26 स्टेट्स को भी आपने देखना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि एग्रीगेट को अगर आप देखेंगे वो तो नंबर ऑब्वियसली आपका तो डॉक्टर साहब अगर हम ये कहें कि इंडिया के 6 स्टेट्स में सब सहारन अफ्रीका के निस्बत ज़्यादा पॉवर्टी है, तो ये गलत नहीं होगा? ये बिल्कुल नहीं गलत होगा, बिकॉज आपकी पॉवर्टी के मेजरमेंट्स भी फ़र्क होते हैं. एक्सपेंडिचर अप्रोच है, आपकी पॉवर्टी लाइन वो वर्ल्ड बैंक के डॉलर को आप यूज़ कर सकते हैं. देन देयर इज़ अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड मोस्ट ऑफ देम विल गिव यू, अगर आप स्टेट वाइज अगर आप देखें तो यू वुड सी कि वहाँ पे कई स्टेट्स में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है. देन लेट मी टेल यू कि इन्फ्लेशन उनकी 6% से अब आपकी 7% पे जा चुकी है. और जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने जो अपर बैंड रखा हुआ है कि जी इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगी, नाउ इट इज़ क्रॉसिंग, इट इज़ एक्चुअली अप्रोचिंग टू दैट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन. वहाँ पे इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो देयर इज़ अ क्रॉनिक
जॉब क्राइसिस, और ये अभी से नहीं है, ये पिछले प्री कोविड से आपकी चल रही है. सो व्हाट प्रॉब्लम विद इंडियन इकोनॉमी इज़ कि वहाँ पे उनके फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं हैं. ठीक है, अब वहाँ पे अगर आप देखें, आपकी पॉवर्टी बढ़ चुकी है, आपकी हंगर बढ़ चुकी है, आपकी इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इंक्रीज़ हो गई है. ठीक है, यहाँ पे एक होता है आपका मिजरी इंडेक्स. अब मिजरी इंडेक्स के अंदर व्हाट वी डू इज़ दैट वी हैव इन्फ्लेशन, वी हैव द इंटरेस्ट रेट, वी हैव द ग्रोथ पर कैपिटा इनकम, और उस मिजरी इंडेक्स के अंदर इस वक्त इंडिया इज़ फॉलिंग इन द बॉटम हाफ ऑफ 20 डेवलप्ड इकॉनमीज, और वो 12वें नंबर पे आ रहा है. तो समथिंग इज़ रॉन्ग विद द इकॉनमी. अगर मैं मानूँ ना मानूँ, दैट इज़ डिफरेंट, बट व्हेन यू आर लुकिंग एट द इकोनॉमिक लॉजिक, दे आर ऑल्सो सफरिंग द सेम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान, जो नेपाल, जो कि भूटान, आपका अफगानिस्तान, सारी कंट्रीज़ उसी फेज़ से गुजर रही हैं. इंडिया के अंदर इस वक्त जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है, दैट वाज अर्लियर इट वाज अराउंड 37%, अब इस वक्त तो 31% हो चुका है. नंबर 2, अगर आप हाउस होल्ड सेविंग को देखें, वो भी आपकी ड्रॉप हो चुकी है. अर्लियर इट वाज 25%, नाउ इट्स 19%. द इंडियन फाइनेंस गुरुज, इकोनॉमिस्ट नीड टू थिंक जी क्यों आपकी सेविंग कम हो रही है. आइदर पीपल आर स्पेंडिंग मोर और दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ जॉब मार्केट जहाँ पे वो अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकें. उसके बाद आपकी जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज़ द कैपिटल फॉर्मेशन, कि जी आप किस तरीके से अपने कैपिटल को ग्रो कर रहे हैं. इन इंडिया इन 2008 इट वाज अराउंड 42%, लेकिन इस वक्त वो हो चुका है 27.3% हो गया. सो यू कैन सी 42 से आप 27 पे आपका डिक्लाइन आ चुका है. वॉट दीज नंबर्स आर एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग, these are the bad signs for the growth, जो कि आपको मे बी 22 में शायद नज़र नहीं आ रहा, आपको 23 में, 24 में आपको उसके असरात नज़र आएंगे. What India claims कि जी अभी हमने recently, you had a vibrant middle class, you are earning incomes, आपके पैसे आ रहे हैं, उसके बाद आपकी spending ज़्यादा आ रही है, and I don't call it as a spending, I say it is a revenge spending after the COVID. आपको लगता है कि इकॉनमी में बड़ी हलचल हो रही है, but unfortunately इसके अंदर again it's not the whole India, it is the few billionaires which is doing it at the cost of millions of basically Indians. Mumbai, Delhi, Bangalore. Yeah. And अगर आप उसके ट्रेड को देखें, पाकिस्तान का अगर मैं एवरेज लूँ इट इज़ अराउंड 2040, बट अगर आप इंडिया का भी देख लें तो कोई सूरत हाल को इतनी फ़र्क नहीं है. वहाँ पे भी आपका ट्रेड डेफिसिट है. राइट नाउ द ट्रेड डेफिसिट इज़ अराउंड 26 बिलियन है. वहाँ पे उनकी एक्सपोर्ट्स जा रही हैं अराउंड 40 बिलियन पे जा रही हैं, और उनकी जो इम्पोर्ट्स हैं दैट इज़ स्टिल गोइंग एट 66 बिलियन. ठीक है, सो उनका ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज़ हो रहा है. देन यू लुक एट द एक्सटर्नल डेट, उनका एक्सटर्नल डेट भी इंक्रीज़ हुआ है. And when we look at the external debt has reached around 620.7 billion पे जा चुका है. Then when you look at the remittances has decreased, और remittances उनकी तकरीबन इस वक्त ना कोई 14.6 बिलियन है. अगर आप देखें कि जी मॉर्गन स्टैनले ने अभी रिसेंटली आपकी जो ग्रोथ की प्रोजेक्शन की है, दे हैव लोअर्ड डाउन द ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया एंड इट इज़ अराउंड 7.2%. हुआ ये है दैट उनके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी जो इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन है वो उसको चेंज कर दिया है. फॉर द ईयर ऑफ 2023 दे प्रोजेक्टेड इट्स अराउंड 5.7, और 5.7 से उसने अपनी इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ करके 6.7 पे इंक्रीज़ किया. लेकिन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जब इन्फ्लेशन को आप रिवाइज़ करते हैं, लाइक 5.7 से आप चले गए 6.7 पे, यानी देयर इज़ अ 1% इंक्रीज़. उसके साथ आप अपने जीडीपी को भी वो करेंगे, रिवाइज करेंगे. अब जीडीपी की रिवीजन उन्होंने क्या की है, व्हाट दे वर अर्लियर मार्किंग कि जी इट वुड बी 7.5, और जीडीपी सिर्फ उन्होंने जो दिखाया दैट इज़ 7.3, व्हिच इज़ प्रीटी मिसलीडिंग. क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी 1% इंक्रीज हो रही है तो जीडीपी भी तो आपका ज़्यादा होना चाहिए. इट शुड हैव, सो वो 0.3% सिर्फ हो रहा है. सो इट इज़ प्रीटी मिसलीडिंग व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द जीडीपी प्रोजेक्शन. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जितनी भी इंडियन इकॉनमी ने अभी ये जो फ्लावरी फिगर्स दिखा रहे हैं, विच इज़ टोटली जॉबलेस, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है एंड द क्राइम रेट इज़ इंक्रीजिंग एंड द पीपल आर टॉकिंग अबाउट, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे आर कर्सिंग. और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने अपने जीडीपी का जो नंबर लिया फॉर द प्रोजेक्शन, दैट वाज मई 2022 का लिया. इट वाज अ क्वार्टरली जीडीपी. नंबर 2, उन्होंने जो नंबर्स लिए हैं दैट इज़ जस्ट फॉर द फॉर्मल सेक्टर.
और इनफॉर्मल सेक्टर में सिर्फ क्रॉप्स की उन्होंने वो ली है। और जब वो प्रोजेक्शन करते हैं सो So वहाँ what पे percentage of India's economy falls under the formal sector? जिनको वो डॉक्यूमेंट करे, जिनको वो tout करे। अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से मेरी जो रफ एस्टिमेशन अराउंड 50%, ठीक है। और आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो भी तकरीबन 50% है, एंड यू आर इग्नोरिंग ऑल, So you're excluding 50% or half of your economy. हाफ in ऑफ your योर इकोनॉमी। अब आपकी प्रोजेक्शन, क्योंकि कोविड के दौरान आपका जो फॉर्मल सेक्टर था वो उस तरीके से हिट नहीं हुआ, इट वाज बेसिकली द इनफॉर्मल सेक्टर। और जब आप इनफॉर्मल सेक्टर को अपनी जीडीपी प्रोजेक्शंस के अंदर लेते ही नहीं है तो फिर तो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा ही आएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सो ठीक। अगर आप ये फ्लावरी नंबर्स देख रहे हैं, सो इट इज़ ऑल in the graphs, it is all in the charts, but in the baseline, the reality is something different. So therefore, I personally think कि ये बड़े हाइपर इन्फ्लेटेड किस्म के नंबर हैं, ओवर एग्जैजरेटेड नंबर हैं। इंडिया की जो 23-24 की जो प्रोजेक्शंस है, दे आर नॉट ट्रू। इट विल बी अराउंड 3 to 4% होगा जिस तरीके से अभी आपने रिसेंटली देखा कि जी अराउंड आपकी जो 14 बिलियन आपकी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, दैट हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट। 14 बिलियन US डॉलर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। रिसेंटली आपने देखा डेप्रिसिएशन हुई एंड इंडियन रुपी हैज़ मूव्ड फ्रॉम 63 से इस वक्त तो 80 पे चला जा 80 पे जा चुका है, ठीक है। सो इट्स अ नेचुरल डेप्रिसिएशन। द फाइनेंस मिनिस्टर शी इज सेइंग समथिंग डिफरेंट कि भी ठीक है दिस इज शॉक, लेकिन मेजर मैक्रो वेरिएबल्स पे उस तरीके से फ़र्क नहीं पड़ा। बट इफ़ यू सी एक हमारी मार्शल लर्नर कंडीशन होती है वेयर वी से कि जी जब आपका डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन, इस केस में डेप्रिसिएशन हुई कि जब आपकी रुपी की वैल्यू कम होती है तो ऑब्वियसली आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़नी बिल्कुल चाहिए। ठीक ठीक। बट वी सी कि इंडिया के अंदर उस तरीके से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी और सिंस 1980s वहाँ पे क्रॉनिकली आपका डेफिसिट रहा है। डॉक्टर साहब 1990 से पहले इंडिया अडॉप्टेड अ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी Yes. ऑफ देयर इकोनॉमी, तो उसके बावजूद जब इन्होंने अपने आप को लिबरलाइज किया, एंड ऑब्वियसली द बीजेपी गवर्नमेंट हैज बीन चैंपियनिंग द कॉज ऑफ हाइपर कैपिटलिज्म एंड ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज, और स्वदेशी को उन्होंने साइड पे रख के दे प्रायोरिटाइज ग्रोथ, उसके बावजूद भी फिगर्स फिर इन्फ्लेटेड उनके फिगर्स आपके फिर भी इन्फ्लेशन है बिकॉज यू सी के देर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंडाज इन एनी कंट्री। एक आपका पॉलिटिकल एजेंडा होता है और एक आपका इकोनॉमिक एजेंडा होता है। इंडिया इज फॉलोइंग व्हिच एजेंडा? India is following the political agenda. And that's what when Modi said that, okay, give me another term and I will totally bring India in the race of USA, China, UK, Japan, उस वाली countries की रेस में। लेकिन नहीं, the true thing is कि आपकी जो growth है that is just a number. But in reality अगर आप देखें उनके development indicators देखें, then where do you see कि जी कहाँ पे वो जा रहा है। अगर मैं आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताऊँ, इफ़ आई कंपेयर पाकिस्तान एंड इंडिया, इंडिया इज़ राइट नाउ एट 136 आउट ऑफ 146 एंड पाकिस्तान इज इन द and 120s। पाकिस्तान इज़ 121। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आपका एजुकेशन है, आपका हेल्थ है, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द 75 years ऑफ पाकिस्तान कि जी हमारे यहाँ पे हेल्थ बेहतर है, हमारा उस तरीके से एक हेल्थ स्ट्रक्चर उस तरीके से क्रिपल नहीं किए, और वो जो इकोनॉमीज़ थी दैट वर बोस्टिंग अबाउट देयर इकोनॉमिक माइट, हम देखते हैं वहाँ पे हेल्थ स्ट्रक्चर्स किस तरीके से वहाँ पे फॉल डाउन हुए। पाकिस्तान वाज नॉट लाइक दैट। इंडिया के अंदर आप देखें द वे दे हैव फॉट अगेंस्ट कोविड, इट वाज नॉट अ सक्सेस स्टोरी, इट वाज अ मिसमैनेज्ड। एंड आप वहाँ पे देखें कि यू कैनॉट ब्लेम एवरीथिंग टू कोविड, आपके वहाँ पे अपने गवर्नेंस इश्यूज़ भी हैं। Now you see कि 28 states अगर इकट्ठी काम कर रही हैं, so they are on a very uneven development path. अभी इन्होंने गुड एंड सर्विसेज टैक्स लगाया, ठीक है, और गुड एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर what they have done is compensation थी वो बंद कर दी। अब GST की compensation अगर आप बंद कर देते हैं तो most of the states are going to suffer। और वही पाकिस्तान के भी अंदर हम सब्सिडीज़ देते हैं, ठीक है। सो इंडिया के भी अंदर भी अगर आप देखें केजरीवाल मॉडल रूलिंग CM दिल्ली, बट ही हैज़ बीन मोस्टली क्रिटिसाइज्ड कि भी सब्सिडीज़ पे आप इकोनॉमी को नहीं चला सकते, ठीक है। एंड देयर आर स्टेट्स, लेट मी टेल यू, बिहार है, केरला है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, एंड दे आर हाईली
stress states in terms of कि revenue उतना वो कमा नहीं रहे, and they are all based on, और subsidies आप देते जा रहे हैं पंजाब में, and केजरीवाल model has been criticized on it. What India is doing in the last, अगर आप पिछले दिनों की न्यूज़ देखेंगे, that they have started that campaign कि जी they are going to privatize the public banks. अब जैसे वो पब्लिक बैंक्स की जो सबसे ज़्यादा एक्सेस है वो पुअर उनको है, लेकिन अगर आप प्राइवेटाइज कर देते हैं, आप वो वाली एक्सेस भी इनकी खत्म कर तो उसकी वजह से आपकी इनकम आपकी इनक्वालिटी भी बढ़ जाती है, इनकम इनक्वालिटी आपकी बढ़ जाती है। और एक डेवलप्ड इकोनॉमी की, या आप कह सकते हैं रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमी की एक निशानी कि इनकम इनक्वालिटी कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड एज बीइंग कॉस्मेटिक इकोनॉमीज, क्योंकि बियॉन्ड द urban areas you have mass amount of poverty. True. So India की profile is not too dissimilar इस हवाले से। No, देखिए, in fact worse. इंडिया को जब हम देखते हैं ना, I think the Western world or even in South Asia, we are stick on to Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan. It's not Bollywood. What is happening in Bollywood, that is a fantasy and a fairy world. Come out of it. और जब आप Slumdog Millionaire देखते हैं, that is the true India. और just imagine that after that movie, वहाँ पे ये जो poverty tourism था वो ज़्यादा हो गया. That developed countries wanted to visit India not to see the Taj Mahal, but wanted to see these go to Dharavi and all these, कि how poor looks like. Poverty porn आपकी increase होगी after this movie. So that is the true face. And I'm not saying that you are not supposed to project a good image. Everyone projects it. लेकिन आप उसको over exaggerate नहीं करते, आप उसको politicize नहीं करते. But are they in a position to undercut Pakistan's image? They are doing it. They may be doing it, but are they in a position to do so based on facts and figures? देखें, इसके अंदर right now it's not going to be a traditional war. It's a hybrid war. Right. और जब हम hybrid war करते हैं, हर किस्म का आप टूल यूज़ कर रहे होते हैं। सो जो पाकिस्तान को चैलेंजेस नज़र आए या जो उसने फेस किए हैं इन टर्म्स ऑफ फैटफ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट आउट ऑफ इट। देन व्हाट अबाउट द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो कि कश्मीर में हो रही हैं? डोंट यू थिंक इट्स बायस्ड व्हेन यू टॉक अबाउट कि जी इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से प्रोजेक्ट करता है, व्हाट इज द स्टोरी ऑन ग्राउंड? इट्स बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड, दैट्स व्हाट इट इज। एब्सोल्युटली। अगर आप जीडीपी हैप्पीनेस में भी देखें तो इंडिया इज़ लेस हैप्पियर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज़ अराउंड 136 आउट ऑफ 149 कंट्रीज़, और जो पाकिस्तान जीडीपी हैप्पीनेस में आता है दैट इज़ 104 आउट ऑफ 149। HDI के अंदर सिर्फ अफगानिस्तान साउथ एशिया के अंदर लीस्ट है, और उसके बाद जो सेकंड लास्ट कंट्री है दैट इज़ इंडिया। सो समथिंग इज़ नॉट राइट। व्हाट आई सी that India needs to rethink their governance model. The same prescription what they give us to Pakistan, right. I think they also need to look at the same model. कि जब आप growth को देखते हैं, it's not the only indicator in determining कि जी I am the big brother. We are all brothers and we are all in the same boat and we are all facing the same chaos. So हम सारी कंट्रीज़ की पेस फ़र्क है, बिकॉज हर कंट्री का साइज़ फ़र्क है, हर कंट्री का रिसोर्स इंडाउमेंट डिफरेंट है, हर कंट्री का ह्यूमन कैपिटल फ़र्क है। सो इट्स मोर ऑफ कोऑपरेटिव थिंग कि साउथ एशिया शुड इमर्ज एज एन इकोनॉमिक पावर हब वेयर इन्वेस्टमेंट्स शुड कम, एंड वी हैव सीन इट इन ईस्ट एशिया। So why not South Asia? डॉक्टर साहब, ये जो क्रिटिसिज्म आता है साउथ एशियन इंटीग्रेशन के हवाले से, बहुत सारे लोग जो सार्क को ऑब्जर्व किया एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, वो ये कहते हैं कि इंडिया का जो हेजेमोनिक बिहेवियर है, उसकी जो एक रिग्रेसिव थिंकिंग है, उसका जो एक बुलिंग एटीट्यूड है, भूटान के अंदर हमने देखा उनकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया। श्रीलंका के अंदर 1987 की असैसिनेशन से पहले they sent their IPKF force, yes. and that resulted in complete turmoil in the island. और पाकिस्तान के साथ तो उनका एक नैरेटिव तो है। तो इंडिया की रिग्रेसिव थिंकिंग की वजह से इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इस खित्ते के अंदर नहीं बढ़ रही। True. So I mean, would you contest the veracity of that claim, or do you think it's absolutely fine? देखिए, it is absolutely normal. I'm not saying it's fine. It's absolutely normal क्योंकि आपने उसके context को देखना होता है। Whenever we see India-Pakistan cricket match, we don't say it as a match, we always look at it as a war. ठीक है, जब आप एक टेबल पे बैठते हैं टू हैव द इकोनॉमिक डिस्कशन, वी डोंट सी इट कि जी हमने कोई विन विन सोल्यूशन निकालना है, हमने देखना होता है जी हू विन्स एंड हू लूजेस। बट डॉक्टर साहब, वही जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, आई मीन आई कैन स्पीक ऑफ पीपल लाइक संजय कतोरिया, हु इज अ फेलो एट द विल्सन सेंटर। नाउ ही हैज बीन कोटिंग फ्रॉम the publication Army and the Nation, Military and Indian Democracy, when he claims
that India के अंदर military coups नहीं आते because there's a democratic system in place, और पाकिस्तान के अंदर the military has been playing an overhand as far as political involvement is concerned. तो संजय कथोरिया की जो एक narrative है, हम बात करते हैं कि बाहर जाके there would be a friendly tone towards each other. ये हमें नजर नहीं आ रहा होता है इस तरह के pseudo intellectuals जिनको मैं कहूँगा. Dr. Saab, before I take your analysis on this, let's see what Sanjay Khathoria had to say about the state of the Pakistan military in political affairs at the Wilson Center. The army in Pakistan, even when not in direct charge of the administration, has an outsized influence on politics and foreign affairs, and also has a rather large economic empire. So you've seen his views, and he believes that military coup जो है हिंदुस्तान के अंदर हो ही नहीं सकता, उसकी possibility ही नहीं है. And then he claims that the military is an impediment towards political and democratic development of Pakistan. What is your take on this? Well, you see that you have to understand the context. Halfly, it might be true, but ये क्यों नहीं आपका military coup वहाँ पे हो सकता है? That has its own story. Let me narrate you a very true, and it's available, but most of the people may not know about it. 1957, and we have General Thamaya, and he was Chief of Army Staff. Okay. Jawaharlal Nehru साहब उनके ऑफिस में जाते हैं, and there was a cabinet behind him. Nehru साहब कहते हैं, General, what is in this cabinet? It had 3 drawers. Or General साहब कहते हैं, in the first drawer we have the National Defense Plan for India. Then he said, okay, what is in the second drawer? उन्होंने कहा कि जी, we have the confidential information about our generals, top generals in the second drawer. उन्होंने कहा, अच्छा, what is in the third drawer? General Saab said, well, this is a secret plan for a military coup against you. Now at this moment, Nehru Saab laughed, but there was a slight nervousness from his side. And this is where you start taking actions कि जी why not, जब हर पोस्ट कलोनियल कंट्री के अंदर मिलिट्री का रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, इंडिया के अंदर क्यों नहीं हुआ? इन 1967 टाइम्स के एक रिपोर्टर थे, दैट वाज निवायल मैक्सवेल, और उसने कहा दैट दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडिया, एंड दैट वाज आल्सो अ साइन कि जी मिलिट्री विल टेक ओवर. अब होता ये है कि संजय mentioned about the book of Army and Nation. Right. What India has done, they have totally revamped the role of army in India. And this was planned. This was a conscious effort after that tea break when he was having it with the general. Now, what happens is कि सबसे पहले तीन मूर्ति house was a place where the Indian chief of the army was parked. Like ये उनकी residence होती थी. और नेहरू साहब ने क्या किया कि this is going to be the PM house. Now this is a very small action, लेकिन अगर आप इसकी indication देखें, Yeah, symbolic significance. it is a very symbolic significance कि जी the army is going to be controlled by the civilians. So now come on to Pakistan. 1950s, लाहौर के अंदर riots होते हैं. ठीक है. And the civilian administration could not manage it. And ultimately, army was called. और उन्होंने इस chaos को ख़त्म किया. और एक बड़ी unusual request उस वक्त आई आर्मी ने की, पाकिस्तान आर्मी ने. उन्होंने कहा, well, can you give us few more days? And guess what? In those days, जो उन्होंने कुछ दिनों की मोहलत मांगी, उसके अंदर उन्होंने पूरे लाहौर को क्लीन किया, पेंट किया, एंड जो अननेसेसरी जो आपकी डिस्ट्रक्शन हुई थी उसको सारे को रिपेयर करके लाहौर को एज इट इज़ बाद में उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दिया. और इससे जो पाकिस्तान आर्मी का जो ब्रांड था, that was alleviated. But again, this was under the purview of the civilian government. Yes, under the purview of the civilian government in Pakistan. Now what happens in 1952 के अंदर, जब आपके पाकिस्तान के अंदर हमारा मार्शल लॉ जब आता है, आर्मी के पहले ही ब्रांड नेम एक बन चुका था that they are always there when civilian institutions fail. और it is documented where they say मार्शल लॉ नहीं आ गया, उन्होंने कहा माशाल्लाह हो गया. So people were happy, and we have seen it is debatable, I'm sure, that during which regime has been better, but it has shown कि कुछ indicators में during the military regimes economy has actually performed better. South Korea के जब delegations आते थे, they wanted to copy the Ayub Khan model. Yes. And अब क्या होता है, ये जब मार्शल लॉ फर्स्ट आया, वहाँ पे थे आपके इंडिया के अंदर आर्मी चीफ आते थे करप्पा.
And Karappa said publicly, he actually gave a positive comment about Pakistan, and then he had to take the brunt from the Indians. और उसके बाद उन्होंने कहा, you are not supposed to be interfere in the civilian affairs. That was a second strong signal that what Indian government wanted कि जी आर्मी का रोल बिल्कुल मिनिमल कर दें. And the last nail was 1970s. अब 1970s के अंदर आपका उन्होंने कहते हैं कि इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट को, अपनी स्टेट को completely coup-proof बना लिया. All the credit goes to Jawaharlal Nehru because he knew that these are the fears. And after that, एक और बड़ा interesting fact है, 2012 में आप आ जाए. ठीक है. And in 2012, we have the Army Chief General V.K. Singh, and it is all documented, all in the news, there is going to be a military coup. And what architecture has been developed in terms of coup-proofing, none of the Indian believed कि क्या इंडिया में कभी मिलिट्री कू आ सकता है. वो कहते हैं व्हाट नॉनसेंस, लेट्स मूव ऑन टू द स्पोर्ट्स पेज, ये तो हो ही नहीं सकता. दिस इज़ द फर्म बिलीफ इन इंडियन गवर्नमेंट कि जी हमने उसको आर्मी को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, इनकी पेज को कम कर दिया, इनके अंदर इतनी जो भर्तियाँ थी वो इतनी डाइवर्सिफाइड कर दी कि कभी कोई यूनिफाई इस तरीके से हो ही नहीं सका. नाउ इफ़ यू कंपेयर इट विद पाकिस्तान, it's a different dynamics. Some says कि जी it's not a geostrategic state. It is a geostrategic state. हमें military expenditures इसलिए ज़्यादा करने पड़ते हैं. Wars हमने लड़ी किन के साथ हैं? 65, 71, कागल, हमारे military expenditures, it is Siachen, all these are for the और हिंदुस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन्स जैसे जो pernicious किस्म के आप कह सकते हैं military forward posturing जो है, and their calls, especially by the conservative government, the True. BJP and the RSS, to have Pakistan bleed. Akhand Bharat का एक सारा concept. So there are legitimate defense-related concerns, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें defense हमें अपना डिफेंस आपको करना पड़ता है. यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दैट ऑब्जर्वेशन. और ये कहना कि इट इज़ अ मिलिट्री स्टेट, इट इज़ लाइक गिविंग अ ब्रांड. उस नरेटिव को वो इंटरनेशनल, आई वुड से इट इज़ अ प्रोपेगेंडा. and vindictive propaganda as well. डॉक्टर साहब, towards the very end, soft power projection किसी भी economy के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. Tourism brings in revenue. You spoke about movies and Pakistan's music industry. You also spoke about Pakistan's film industry as well. उसके हवाले से जो soft power projection है, how critical is that for Pakistan to export to try and make sure that economic हालात जो हमारे इस वक्त हैं वो बेहतर हो सकें? देखिए जी, इस वक्त अगर मैं कहूँ तो इट्स बेसिकली द पावर प्रोजेक्शन, द सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन दैट इज़ नीडेड. और वो कई मिथ्स को डिबंक कर सकता है. आजकल वी आर सीइंग द व्लॉगर्स coming in Pakistan sharing a different story. Otherwise, this is the same country post 9/11 कि जी आप यहाँ पे जाएंगे and you are going to die the moment you land at the airport. State की advisories आई होती थी that we don't take guarantee कि जी अगर आप पाकिस्तान गए. But with the media revolution, with the technological revolution, with the internet usage, I think वो वाला जो हमने image है वो बहुत सारा change किया है. Debunk भी किया. But it's a very small baby step and there are miles to go. We have tourism, we have our music industry. आजकल जो artists को एक platform मिला NFTs के through, they can also sharing their art worldwide. उसके बाद हमारी जो diplomacy है, that has changed. It's no more the foreign diplomacy or the traditional diplomacy. अब हम digital diplomacy और economic diplomacy पे आ गए हैं. The more you participate in these economic fairs, in trade fairs में आप जाते हैं, आप ये documentaries बनाते हैं. So that is the real image of Pakistan. And again, I am not talking about कि जी हम कोई plastic image बना रहे हैं कि this is not Pakistan. It's an actual image. It is an actual image. Lastly, I would say, Pakistan is like a sleeping giant. अगर आप उसको provoke करेंगे, it is not going to stay mute. It can make wonders. और वो हमने देखा है कि जब भी crisis आई है, we weathered it and we all unanimously gathered as a nation. और हमने उसको fight किया है. So it's a very resilient nation and I'm proud of my country and what marvels it has done in the last 75 years.
एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो जिस तरह डॉक्टर अनिल ने कहा, इस खित्ते के अंदर कोऑपरेशन की बहुत हद तक ज़रूरत है, और अगर हमने कम्पीट करना है तो इस खित्ते से बाहर करना है। ये सवाल 75 ईयर्स का नहीं है, ये उससे मज़ीद 25 ईयर्स का है, और उससे आगे 100 साल के बाद का भी एक सवाल है। मैं पाकिस्तान का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।